नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बरेली में किसान कल्याण रैली की। पीएम ने किसानों को देश की शान बताया। राज्य सरकारों से किसानों और कृषि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखने की वकालत की। साथ ही पीएम मोदी ने इच्छा जताई कि 2022 तक किसानों की कमाई दुगनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान रैली को संबोधित किया। किसान रैली में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। यूपी के किसानों से सीधे सीधे रूबरू होते हुए पीएम मोदी ने जहां किसान को श्रम का देवता बताया, साथ ही साथ ये भी कहा कि उनकी इच्छा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो। देश का किसान श्रम का देवता है, जन जन का पोषक है, अन्नदाता है। ऐसे सभी किसानों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के सूखे का भी मुद्दा उठाया और लोगों से पानी की बूंद बूंद बचाने की अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के फायदे भी गिनाए। साथ ही मनरेगा का मुद्दा उठाकर पिछली यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। जिस बुंदेलखंड में 5 नदियां हो, लेकिन पीने तक का पानी उपलब्ध न हो, तब मुझे शर्म आती है कि हमने देश कैसे चलाया है। अगर एक बार पानी का प्रबंधन हम ठीक से कर लें, तो हमारे किसानों की आधे से ज्यादा समस्याएं अपने आप सुलझ जाए। सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड, ये एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। जमीन की बीमारी का भी पता चलता है जब हम जमीन का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएं, मिट्टी का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएं और हम हेल्थ कार्ड लें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम हेल्थ कार्ड लेकर के अपनी जमीन की तबीयत की चिंता करें। पिछले 10 दिन में पीएम मोदी की ये चौथी किसान रैली थी। इससे पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक के किसानों से मुखातिब हो चुके हैं। जाहिर है कि दिमाग में सिर्फ यूपी नहीं है, बल्कि विपक्ष के कैंपेन को डीरेल करना भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वीं बार मन की बात की। बोर्ड इम्तिहान देने वाले छात्रों को टिप्स दिए और बजट को अपना इम्तिहान बताया। बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले पीएम मोदी ने एक शिक्षक की तरह बच्चों को समझाया कि वो परीक्षा से पहले क्या करें और क्या ना करें। समय पर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर रिवीजन करना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रवेश पत्र और दूसरी चीजों के साथ समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। आखिर में पीएम मोदी ने कल यानी बजट के दिन को अपनी परीक्षा का दिन बताया। कल मेरी एग्जाम हो जाए, परसों आपकी शुरू हो जाए और हम सब सफल हो तो देश भी सफल होगा। छात्रों को परीक्षा के टिप्स देने के अलावा पीएम मोदी ने विज्ञान से जुड़ने की भी अपील की। पीएम ने गणितज्ञ रामानुजन, वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन और हैरी पॉटर सीरीज का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने ग्रेविटेशनल वेव की खोज में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने मिस्ड कॉल देकर अपनी भाषा में लोगों से मन की बात सुनने की भी अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के बाद से ही लोगों से मन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार मन की बात कुछ हटकर थी, अलग थी। मन की बात कार्यक्रम में पहली बार कई लोगों ने पीएम के साथ शिरकत की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों का हौसला बढ़ाया। सचिन तेंदुलकर ने छात्रों को खुद अपना टारगेट तय करने और उसे पूरा करने को कहा। यही कहना चाहूंगा मैं कि आप खुद अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिएगा। मुरारी बापू ने योग करने वाले छात्रों को परीक्षा के दौरान भी योग न छोड़ने को कहा। बुद्धि का एक स्पष्ट निर्णय करके और चित्त को एकाग्र करके आप परीक्षा में बैठिए और जो स्थिति आई उसका स्वीकार कर लीजिए। वैज्ञानिक CNR राव ने कहा कि परीक्षा के कारण बेचैनी होती है, लेकिन बिना किसी चिंता के परीक्षा देनी चाहिए।
शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने छात्रों से दबाव में नहीं आने की अपील की। संसद में रोहित वेमुला के मामले को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेस और सीपीएम के बाद अब जेडीयू ने भी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। विपक्ष ने रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में स्मृति ईरानी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य केटीएस तुलसी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तैयार किया है। तो मैं और श्री केटीएस तुलसी राज्यसभा एमपी दोनों ने प्रिविलेज मूव तैयार किया है। चलचित्र में तो आप जाके नाटक कर सकते हैं, पर अगर आप संसद में नाटक करेंगे और संसद को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो उनके खिलाफ ये था, तो कोई भी मंत्री हो, मंत्री सिर्फ जो ऑफिशियल अकाउंट होता है पुलिस का होता है, उसी ऑफिशियल अकाउंट के बेसिस पे ही मंत्री स्टेटमेंट दे सकता है। रोहित वेमुला की मां और भाई ने कल दिल्ली में जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात की थी। स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला खुदकुशी को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया था। स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर विपक्ष पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया था। स्मृति ईरानी ने तेलंगाना पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि खुदकुशी के बाद रोहित को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया था। रोहित वेमुला की मां ने और डॉक्टरों ने संसद में दिए गए बयान को गलत दस्तावेजों पर आधारित बताया। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लाई ने इशरत जहां मुठभेड़ केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पी चिदंबरम ने बदलवाया था केस का हलफनामा। मामले में बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पिल्लाई को तभी कहना चाहिए था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में जी के पिल्लाई ने दावा किया कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इशरत जहां केस के हलफनामे में बदलाव करवाया था ताकि इशरत के लश्कर तैयबा से संबंधों का खुलासा न हो पाए। बीजेपी ने इस दावे पर कांग्रेस से जवाब मांगा। कांग्रेस और विपक्ष ने खुलासे के समय पर सवाल उठाए। सच सामने आ रहा है, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आप अपनी घिनौनी राजनीति के चलते किस प्रकार से राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर जी के पिल्ले साहब की बात सही भी मान ली जाए तो जब फाइल उनके पास गई थी तो उन्होंने अपनी आपत्ति उसके ऊपर क्यों दर्ज नहीं की? समय बताएगा क्या सच है, चिदंबरम गलत हैं या जी के पिल्लई राजनीतिक पुनर्वास की तलाश में। पिल्लई पहले भी इशरत जहां केस में सीबीआई पर दबाव बनाए जाने का खुलासा कर चुके हैं। जी के पिल्लई ने सुप्रीम कोर्ट में इशरत जहां पर असली हलफनामा दायर करने के 1 महीने बाद इसमें बदलाव का आरोप लगाया है। जी के पिल्लई के मुताबिक राजनीतिक दबाव के कारण ही गृह मंत्रालय ने इशरत मामले में 2 हलफनामे दाखिल किए। जी के पिल्लई का दावा है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इशरत जहां के लश्कर से जुड़े होने की सच्चाई देश के सामने आए। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के राजेंद्र कुमार भी इशरत जहां मामले में राजनीतिक दबाव का आरोप लगा चुके हैं। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी को लेकर आईआईटी बॉम्बे के शिक्षकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी है। शिक्षकों ने जेएनयू की घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि कुछ संस्थान देश विरोधी गतिविधियों के पनाहगाह बने हैं। आईआईटी बॉम्बे के शिक्षकों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में जेएनयू की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि वो छात्रों को कैंपस में वैचारिक युद्ध का शिकार न बनने को कहें। आईआईटी के शिक्षकों के मुताबिक उच्च शिक्षा के कुछ संस्थान देश विरोधी गतिविधियों के पनाहगाह बन गए हैं। जेएनयू में नारे लगाने वालों ने भारत के अखंड अंग जम्मू कश्मीर को अलग करने की मांग की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या बताकर न्यायपालिका, सरकार और राष्ट्रपति के पद का अनादर किया जा रहा है। हर भारतीय का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी पर आईआईटी बॉम्बे के 60 शिक्षकों के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी व्यक्तिगत रूप से लिखी गई है। आईआईटी बॉम्बे का इससे कोई लेना देना नहीं है। 20 फरवरी को आईआईटी बॉम्बे के कुछ शिक्षकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर जेएनयू में आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन किया था। हरियाणा के मूर्थल में हुए कथित गैंगरेप की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। आज इस पूरे केस में एक नया मोड़ तब आया जब एक महिला सामने आई और उसने गैंगरेप का आरोप लगाया। हालांकि यहां पर यह बताना जरूरी है कि इस महिला के साथ जिन लोगों ने गैंगरेप किया वो उन सभी को जानती थी और बाकायदा इस पीड़ित महिला ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला का आरोप है कि 22 और 23 फरवरी की रात को हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी और उसके साथ उसकी बेटी थी। महिला के मुताबिक बस खराब होने पर वो एक वैन में बैठी जिसमें पहले से ही कई महिलाएं मौजूद थीं। कुछ लोगों ने रास्ते में इन महिलाओं को उतारा और इस महिला से रेप किया गया। महिला के मुताबिक उसकी
बेटी के कपड़े भी फाड़े गए। लेकिन जब इन आरोपियों ने देखा कि महिला को वो जानते हैं तो वो उससे बाकायदा दिल्ली बॉर्डर तक छोड़कर भी आए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पर मुझे जो प्राइमा फेसाई जो लगता है वो इसका कोई फैमिली का आपस में डिस्प्यूट लगता है, क्योंकि इसने ये बताया कि इसका देवर भी गैंग रेप में शामिल था। हो सकता है ये कोई और भी इशू हो इनका फैमिली मैटर में, तो कोई और कहीं भी, क्योंकि नरेला की है ये लेडी। और इसी लोकेशन में हुआ था गैंग रेप? लोकेशन जो है उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था, पर उसने ये कहा कि एक बिल्डिंग थी बड़ी सी लेफ्ट साइड बिल्डिंग बोली थी उसने लेफ्ट साइड दिल्ली की तरफ जाते हुए राइट साइड में, और उस वक्त इन्होंने बोला था कि वहाँ पे नज़दीक बिल्डिंग थी, तो वहीं पे हमारी गाड़ी को रोका गया और वहीं पे तोड़फोड़ करके हमें वहाँ से निकाल के ले गए। इसके साथ इसकी 12 साल की बेटी भी थी, पर उसका रेप नहीं हुआ और उसके सिर्फ कपड़े फाड़े गए, इस तरह से उसने बताया है। तो हमारे डीएसपी साहब ने बयान दिया और उसके बाद उसने बताया कि उसके साथ तो गैंग रेप हुआ है। तो वो उसका कहना ये है कि रात में हुआ है। उसने ये बोला कि रात को 12 बजे के बाद हुआ ये सब कुछ रात को। तो ये जब गैंग रेप हुआ तो उन्होंने 7 मेंबर के अपने नाम लिखवाए हैं जहाँ पे वो रहती थी। सभी वो जानती है? वो जो सभी 7 जने को वो जानती है। बाय नेम जानती है? उसने बाय नेम बताए हैं। मतलब ये जंगी से इसका लीना मुंबई के नजदीक थाने में एक शख्स ने अपने घर के 14 लोगों की हत्या कर दी। बाद में उसने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि पार्टी देने के बहाने घर के लोगों को उसने बुलाया था। वारदात को गोश्त काटने वाले हथियार से अंजाम दिया गया। 35 साल के हसनैन वारेकर ने बीती रात पार्टी के बहाने परिवार के सभी लोगों को घर पर बुलाया। बाद में गोश्त काटने वाले हथियार से सबकी हत्या कर दी। मरने वालों में हसनैन की मां, पिता, पत्नी, बच्चे, बहनें और बहनों के बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में 3 महीने की बच्ची से लेकर 65 साल के बुजुर्ग हैं। बाद में हसनैन वारेकर ने खुदकुशी कर ली। उनके फैमिली के 14 लोग, जिनमें उनके माँ बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी 3 बहनें, टोटल 4 बहनें थी, 4 में से 3 बहनें, इनका कत्ल करके उन्होंने फिर खुदकुशी कर ली। ऐसा उनके इसमें कुछ नहीं था ना, वो वैसा लड़का था भी नहीं, पूरे गांव से अच्छा बराबर रहता था। इस वारदात की सिर्फ एक गवाह सूबिया भरबार जिंदा है, जो जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसने अपने बयान में किसी झगड़े से इनकार किया है। हसनैन नवी मुंबई के एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली कंपनी में काम करता था। हसनैन ने जिन लोगों को मारा उनमें 7 बच्चे, 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से हमला करने से पहले हसनैन ने खाने में जहर भी मिलाया था। दिल्ली के बदरपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर पुलिस ने लूट की वारदात से इनकार किया है। आज सुबह करीब 7 बजे बदरपुर के ताजपुर इलाके में बने एमसीडी टोल टैक्स के दफ्तर में 4 बदमाश घुसे। कैशियर महिपाल सिंह और गार्ड मनोहर शर्मा को गोली मार दी। दोनों को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी दीपक और ठाकुर सामने वाले मकान में रह रहे थे और पिछले 3 महीने से यहाँ रहकर पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे। वारदात के बाद से ही दोनों अपने 2 अन्य साथियों के साथ फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। साउथ एमसीडी ने जांच के आदेश दिए हैं। नहीं, हमारे एम्प्लॉय नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय है। ये सामने वाले मकान में टोल टैक्स वाले रहते थे, जो एमटीसीडी का टोल टैक्स है यहाँ बॉर्डर पे। उन्होंने यहाँ 5 कमरे ले रखे थे किराए पर। वारदात वाली जगह एमसीडी ने 5 कमरे किराए पर लिए हैं। टोल प्लाजा में जमा कैश यहीं रखा जाता है। वारदात में मारे गए कर्मचारियों के कमरे में टोल से जमा करीब 2.5 करोड़ रुपए का कैश रखा था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कैश लूटे जाने से इनकार किया। बदमाश लैपटॉप बैग लेकर भागे हैं। केरल के पुलपट्टा से गुस्से में गाड़ियों पर कहर ढाते गजराज की तस्वीरें सामने आई है। गजराज ने गुस्से में 25 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि हाथी पर बैठे महावत को जरा भी चोट नहीं आई। पुलपट्टा में नारुसेरी के एक मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हाथी को सजाकर तैयार किया गया था, लेकिन किसी बात पर हाथी बेकाबू हो गया और हाथी के गुस्से का शिकार बनी मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियां। हाथी ने पहले एक 2 व्हीलर को निशाना बनाया, उसके बाद गजराज ने एक ऑटो को पत्ते की तरह हवा में उछाल दिया।
हाथी पर बैठे महावत ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। घटना गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है। गुस्साए हाथी ने 25 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गनीमत रही कि पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते, प्रदेश का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बीजेपी के तमाम एमएलएस की, विधायकों की बैठक ली और बैठक में विधायकों को ये डांट भी लगाई कि सुर्खियां बटोरने के लिए बुरे शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी विधायकों की क्लास ली और नसीहत दी कि बेवजह की बयानबाजी से बचें। मुख्यमंत्री ने कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा की ओर इशारा करते हुए सभी विधायकों से संयमित और मर्यादित व्यवहार की उम्मीद जताई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। 13 मान्य विधायकों ने अपने निजी कारण से, बीमारी के कारण से, अस्वस्थता के कारण से बैठक में उपस्थित होने के लिए छूट चाहिए थी, जिनको छूट दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विधायक दल में ये बात तय हुई है कि हम प्रतिपक्ष के हर बात का तर्कों के आधार पर जवाब देंगे। इसके अलावा सीएम ने बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को सदन में 100% उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के वाद विवाद में सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा करें। साथ ही सभी विधायक विपक्ष को तर्कों के आधार पर जवाब दें। विधानसभा के माध्यम से राजस्थान के अंदर जन कल्याण के जो 2 वर्षों में काम हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के सामान्य वाद विवाद में हमारे मान्य सदस्य अपनी बात को रखेंगे। सदन में अक्सर सत्ता और विपक्ष के सदस्य मर्यादाएं तोड़कर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सीएम के निर्देश के बाद सदन की कार्यवाही में कितना अंतर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर में एक मनचले को महिला को छेड़ना महंगा पड़ गया। लोगों ने उसकी लात, घूंसों और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं बूंदी में छात्राओं ने एक शौहदे को सबक सिखा दिया। कभी लात, तो कभी घूंसे, तो कभी गर्दन मरोड़ दी, फिर चली चप्पलें। ये तस्वीरें हैं पुष्कर की, जहां पर एक मनचले को एक महिला के साथ छेड़खानी करना इतना महंगा पड़ा कि उसकी शामत आ गई। महिला ने जैसे ही छेड़खानी की बात बताई तो वैसे ही वहां पर मौजूद लोगों ने मनचले की जमकर धुनाई कर दी। मनचला मार खाता रहा और लोग उसे पीटते रहे। कई तमाशबीन सरेआम हो रही इस पिटाई का लाइव टेलीकास्ट देखते रहे। अब देखिए, इन मैडम को इतने गुस्से में थी कि पहले तो मनचले को कई लातें मारी, फिर भी मन नहीं भरा तो चप्पल बजा दी। बाजार का आलम यह था, जो भी उधर से गुजर रहा था वो हाथ साफ करने में पीछे नहीं रहा। हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की भनक लगी, वो मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। कुलदीप नाम का लड़का था, इसने उस महिला के साथ अभद्रता की। पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और ये वाल्मीकि है और लुधियाना का रहने वाला। उधर बूंदी में भी एक मनचले को अश्लील हरकतें करना महंगा पड़ गया। तस्वीरें देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल शहर की महारानी गर्ल्स स्कूल की लड़कियों का आरोप है कि ये मनचला कई दिनों से स्कूल की लड़कियों को परेशान कर रहा था। बस फिर क्या था, लड़कियों ने न आव देखा न ताव, सभी छात्राएं एक होकर मनचले पर टूट पड़ी और मनचले को बेदम कर दिया। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने मनचले की पिटाई का वीडियो भी बना लिया। ये दोनों घटनाएं उन मनचलों के लिए किसी सबक से कम नहीं, जो महिलाओं को आए दिन बेवजह परेशान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अपने दामन में राजसी गौरव को समेटे जोधपुर बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है और इसलिए ही जोधपुर में पर्यटन ही सबसे बड़ा व्यापार है। ऐसे में अब आम बजट में जोधपुर के पर्यटन व्यापार को उससे बहुत उम्मीद है। जोधपुर पर्यटन को लेकर कितना फेमस है, इसका प्रमाण उम्मेद भवन पैलेस को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटल के मिले खिताब से मिलता है। यानी जोधपुर लोग घूमने और शहर के इतिहास को करीब से जानने आते हैं और इसमें आवागमन की बेहतर व्यवस्था पर्यटकों की संख्या में और इजाफा कर सकती है।
यहाँ के स्थानीय नेताओं और प्रशासन ने जो बीड़ा उठाया कि जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की सुविधा मिले, उससे इस जोधपुर में जहाँ तक पर्यटन उद्योग का मामला है और हैंडीक्राफ्ट का जो व्यवसाय विदेशों में, यहाँ से हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़ी मंडी बनती जा रही है, उसको काफी फायदा मिलेगा। काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कनेक्टेड नहीं है जोधपुर से, अगर कनेक्टेड हो जाए तो काफी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, सीधा यहाँ पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा टूरिज्म को। केंद्र के बजट से होटल व्यवसाय को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और जोधपुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन चुका है, तो उससे भी हमें बहुत बजट से उम्मीदें हैं कि जोधपुर घूमने आने वाले पर्यटक जोधपुर की तारीफ तो करते हैं, लेकिन कोई खास योजना नहीं होने की शिकायत भी करते हैं। पर्यटकों का कहना है कि जोधपुर दर्शन के लिए पर्यटन विभाग के पास कोई प्लान नहीं है। I think the tourism is pretty great in India. I've been there 6 years before and it has been improved because now you can book your e-visa online and then you can do your own visa in 3 days. We did it in 3 days. Last time was 1 month. Government should take care of tourists. जैसलमेर और जोधपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार की जरूरत काफी समय से है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी घोषणा नहीं की गई है। पर्यटन व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ ख्याल उनका भी रखा जाएगा। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर। मोदी सरकार के दूसरे बजट से आम लोगों को टैक्स में राहत मिलने की काफी उम्मीदें हैं। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट में अल्प आय वाले लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। साथ ही आम आदमी को राहत देते हुए सर्विस टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाते हुए उसे भी 10 लाख से 25 लाख रुपए किया जा सकता है। संभावना यह भी है कि उच्च आय वाले लोगों को कड़वे घूंट पिलाए जाएं और काले धन पर और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए प्रावधान किए जाएं। वहीं बजट से महिलाओं को काफी आशाएं हैं। कल जो माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं, उसमें अगर हम आशाओं की बात करें तो वो छोटे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए शायद एक आशा लेके आएगा। पूरी आशा है कि जो 2.5 लाख रुपए की बेसिक छूट जो दे रखी है सरकार ने, टैक्स में एग्जम्पशन कर रखा है, वो 3 लाख रुपए तक बढ़ने की प्रबल संभावना है। एज फार एज जो हाउसिंग लोन में जो छूट है या फिर 80C की जो इन्वेस्टमेंट पे जो छूट है, उसको 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर मेरे ख्याल से कुछ और आगे उसको बढ़ाएगी सरकार, निम्न वर्ग को उस तरह से छूट देगी। महिलाओं के लिए कितना अच्छा होगा ये तो मैं क्या बताऊं, आएगा बजट तभी पता चलेगा। पर हाँ, हम उम्मीद तो करेंगे कि महिलाओं के हक में तो हो कम से कम। घरेलू जो जैसे रसोई को लेके, रसोई के मामलों में तो उनके हक में होना ही चाहिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।